नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला MTV देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्तर प्रदेश में कर वसूली और उसके प्रभाव पर चर्चा करते हुए कहा कि आय में वृद्धि हो रही है और इससे आयकर देने वालों की संख्या बढ़ रही है एवं कर से प्राप्त इस राशि का उपयोग विकास कार्यों में किया जा रहा है। लखनऊ में राम तीर्थ मार्ग पर स्थित आयकर विभाग के नवनिर्मित कार्यालय प्रत्यक्ष कर भवन का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लोकार्पण करने के बाद आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए निर्मला सीतारमण ने राज्य में केंद्र सरकार द्वारा जनता के हितों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की चर्चा की। आयकर से देश प्रदेश में होने वाले बदलाव की चर्चा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री की हर घर जल योजना से लेकर मुफ्त इलाज, मुफ्त अनाज, वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन आदि योजनाओं का उल्लेख करते हुए सरकार द्वारा जन कल्याण की चलाई जा रही योजनाओं पर प्रकाश डाला और यह बताया कि जनता को आयकर से मिलने वाले धन का कितना लाभ मिलता है। सीतारमण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की भी सराहना की। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश को वित्त मंत्री का हमेशा मार्गदर्शन मिलता है और जब वह रक्षा मंत्री थी तो राज्य में डिफेंस कॉरिडोर की शुरुआत हुई। योगी ने डिफेंस कॉरिडोर की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लखनऊ में आयकर विभाग के नवनिर्मित कार्यालय प्रत्यक्ष कर भवन के उद्घाटन हेतु केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हार्दिक आभार एवं अभिनंदन किया। वहीं उन्होंने आयकर विभाग से जुड़े समस्त कार्मिकों को भी हार्दिक बधाई दी। माननीय वित्त मंत्री जी का उत्तर प्रदेश में आगमन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज उत्तर प्रदेश को हम जिस दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं उसमें उनका बहुत अच्छा मार्गदर्शन और योगदान उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता रहा है। देश की रक्षा मंत्री के समय उन्होंने देश में जब यूनियन बजट में तो डिफेंस कॉरिडोर स्वीकृत हुए थे तो उत्तर प्रदेश को एक डिफेंस कॉरिडोर दिया था। आज इस डिफेंस कॉरिडोर में लगभग 50,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं और उसे हम तेजी के साथ प्रदेश के अंदर अब क्रियान्वित कर रहे हैं, जिनमें से अलीगढ़ नोड में लगभग 12,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में सितंबर माह में किया है और 19 नवंबर को झांसी में जो दूसरा नोड है डिफेंस कॉरिडोर का, इसमें भी एक महत्वपूर्ण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के एक यूनिट के कार्य का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से वहां पर संपन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हम सब जानते हैं पिछले दिनों माननीय वित्त मंत्री जी का आगमन उत्तर प्रदेश में हुआ था और उस समय उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कार्य हुआ है विगत 4.5 वर्षों के दौरान, इसमें उत्तर प्रदेश के जो 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जो आजादी के बाद आर्थिक विकास की दौड़ में पिछड़ गए थे, इसमें एक पूर्वी अंचल है और एक बुंदेलखंड क्षेत्र। इन दोनों क्षेत्रों को प्रदेश सरकार एक एक्सप्रेस वे के साथ एक बेहतर कनेक्टिविटी दे रही है, जिससे ये क्षेत्र इन क्षेत्रों के विकास की बैकबोन बन सके और उस दिशा से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हो चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी का जब पिछली बार आगमन हुआ था उस समय उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे, जो संभवतः देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, इसमें 86% लैंड हम लोग क्रय कर चुके हैं और अगले माह प्रधानमंत्री जी से उसके शिलान्यास की कार्रवाई भी संपन्न होगी। इस गंगा एक्सप्रेसवे में लोग रुचि ले सके। उस समय देश के किसी एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए सिक्योरिटाइजेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में जो एक कार्रवाई प्रारंभ हुई थी, यही उत्तर लखनऊ में माननीय वित्त मंत्री जी की उपस्थिति में पंजाब नेशनल बैंक के साथ उत्तर प्रदेश के यूपीडा की संस्था ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए आपके सकारात्मक योगदान के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपका इस अवसर पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में
आयकर विभाग को अपना ये नया भवन बना है, जो सभी उन मानकों को पूरा करता है जो एक ग्रीन बिल्डिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यद्यपि उत्तर प्रदेश में जल संसाधन की कमी नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगा जब यहां पर ग्रीन बिल्डिंग के उन सभी मानकों को पूरा करते थे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी विशेष व्यवस्था इस भवन में की गई है। यह भी मैंने सुना, मैंने यहां पर प्रत्यक्ष अनुभव किया है। भवन का जो आर्किटेक्ट होता है उस भवन की आत्मा होती है और वह वहां पर कार्य का एक सकारात्मक माहौल भी देता है। मैंने पिछले 4.5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत चीजें देखी हैं, अनुभव की है और उस बात को मैं कह सकता हूं कि इस वास्तु का तो प्रभाव पड़ेगा ही, लेकिन जिस प्रकार का एक सकारात्मक माहौल हम अपने आसपास के वातावरण में देंगे उसका भी बेहतर लाभ हम लोगों को अपने दैनिक कार्यों के प्रति प्राप्त होता है। आप आयकर विभाग से जुड़े हैं और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में यानी देश के अंदर रेवेन्यू का सबसे बड़ा माध्यम है आयकर, लेकिन हम लोग प्रदेश में जीएसटी के साथ इसको जोड़ करके कभी कभी देखते हैं। उत्तर प्रदेश ने विगत 4-4.5 वर्ष के अंदर कोरोना कालखंड को भी हम उसको जोड़ लें तो अपने रेवेन्यू को लगभग दुगने से अधिक किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विकास की प्रक्रिया को तेज कर एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। बीते 5 वर्षों में राज्य सरकार ने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर हर क्षेत्र में विकास कार्य किया है। रोजगार की दृष्टि से निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे समेत हर क्षेत्र में बदलाव को प्राथमिकता दी जाती है और प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के लिए नजीरा बनी है। नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है और साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे अच्छी छलांग लगाई है। वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश इसमें 14वें स्थान पर था, जो अब दूसरे स्थान पर आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC की वार्षिक बैठक में प्रदेश में हुए कार्यों की विस्तार से चर्चा की गई। बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2015-16 में छठी अर्थव्यवस्था मानी जाती थी, वहीं उत्तर प्रदेश अब देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में किसानों की आमदनी बढ़ी है, किसानों के हितों के अनुकूल विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। कहा है कि राज्य में 5 वर्ष पूर्व बेरोजगारी की दर 18% थी, जो अब घटकर 4% पर आ गई है। योगी ने कहा कि वर्ष 2017 पर पूर्व केंद्र सरकार की योजनाओं में प्रदेश 30 से 36वें स्थान पर था और अब केंद्र सरकार की 44 योजनाओं में प्रदेश पहले स्थान पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साथ ही प्रदेश सरकार की अन्य उपलब्धियों की भी जानकारी दी। बलरामपुर चीनी मिल की यूनिट मिर्जापुर शुगर मिल अब किसानों के गन्ने से शुगर बनाने के बजाय एथेनॉल बनाने जा रही है। जनपद गोंडा में 450 करोड़ की लागत से 65.61 एकड़ में विस्तृत 350 KLD प्रतिदिन क्षमता के एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास एवं विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और चेक का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वितरण किया। 27 सेक्टर में बनाने जा रहे एथेनॉल प्लांट, जिसकी उत्पादन क्षमता 350 किलोमीटर है, यहां से एथेनॉल बनने के बाद विभिन्न तेल कंपनियों को भेजा जाएगा। वहां पर फिल्टर के बाद इसको पेट्रोल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। मिर्जापुर चीनी मिल परिसर में बने हेलीपैड पर सुबह 11 बजे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया। जिले में अभी 40 लाख लीटर प्रतिवर्ष एथेनॉल का उत्पादन हो रहा है। नया प्लांट लगने के बाद उत्पादन करीब 62 लाख लीटर प्रतिवर्ष हो जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और चेक भी वितरित किए। आज आपको एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट के शिलान्यास के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ रहे हैं। इसके साथ ही यहां पर इस मिर्जापुर चीनी मिल की क्षमता को भी 3200 TCD से बढ़ा करके 4000 TCD, यानी जो अब इसमें 32,000 क्विंटल प्रतिदिन की पेराई होती थी, अब इसमें 40,000 क्विंटल प्रतिदिन की पेराई होगी। इस क्षमता का विस्तार करने और 15 मेगावाट की बिजली का उत्पादन का नया संयंत्र यहां पर लग रहा है। इन सभी कार्यों के शुभारंभ के अवसर पर ये विकास की एक नई आभा के साथ पूरा क्षेत्र जगमगाएगा
रोजगार की अनेक संभावनाएं यहां पर बनेंगी। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। बलरामपुर चीनी मिल्स के एमडी, ग्रुप के एमडी श्री विवेक सरावगी जी और उनकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप यहां के सभी किसान भाइयों बहनों का भी हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों की स्थिति या सामान्य किसानों की स्थिति किस रूप में थी? किसान आत्महत्या कर रहा था। प्रदेश में एक और किसान अपनी मेहनत से अन्न उत्पादन करता था, लेकिन उसकी क्रय की कोई व्यवस्था नहीं थी। जनता भूख से मरती थी। किसान उपज का सही दाम न मिलने के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। प्रदेश में गुंडागिरी थी, दंगे होते थे, अराजकता व्याप्त थी। लेकिन 2017 के बाद प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने कैसे एक एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रदेश की पूरी तकदीर और प्रदेश की पूरी तस्वीर को बदलने का काम किया है, आज ये सबके सामने है। आज चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का समय पे भुगतान की कार्रवाई हो या फिर गेहूं, धान, दलहन, तिलहन इनके क्रय केंद्र स्थापित करते हैं। अकेले गेहूं का ही गोंडा जनपद में 92,000 कुंटल से अधिक का क्रय अकेले आपके गोंडा जनपद में हुआ है, जिसमें एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान के खाते में सीधे गया। दिसंबर का महीना वाराणसी के लिए राजनीतिक सरगर्मी बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि 13 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की संभावना जताई जा रही है। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन करेंगे और 13 दिसंबर से 14 जनवरी तक वाराणसी में विश्वधाम के उद्घाटन के साथ ही उत्सव की शुरुआत भी होगी, जो 1 महीने तक चलेगी। इसमें विविध कार्यक्रम होंगे। इन सभी तैयारियों का जायजा लेने के लिए शनिवार को यानी आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी देर शाम वाराणसी आए और बाबा काल भैरव समेत अन्य मंदिरों में दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर में जौनपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वाराणसी पहुंचे और पीएम आगमन की तैयारियों की समीक्षा की। सीएम योगी सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। बैठक में 1 महीने तक चलने वाली आयोजनों की पूरी लिस्ट को फाइनल भी किया गया। 1 महीने के कार्यक्रम में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होना है, जिनमें 12 ज्योतिर्लिंगों के पुजारियों, शंकराचार्य और समिति के लोगों को भी आमंत्रित किया जाना है। इसे लेकर मुख्यमंत्री की वाराणसी में यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रभारी मंत्री अनिल राजभर बहराइच पहुंचे, जहां मंत्री ने इंदिरा स्टेडियम पहुंचकर संविधान दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय सांसद, विधायकों व अधिकारियों के साथ शपथ ली। वहीं सांसद खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने विकास भवन पहुंचकर जिला योजना की बैठक में जनपद में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। अनिल राजभर ने चितौरा की धरती पर निर्माणाधीन वीर शिरोमणि महाराजा सुहेल देव पर्यटन स्थल का विधिवत निरीक्षण भी किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के महापुरुषों का सम्मान करना भाजपा की परंपरा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मोदी जी के संकल्प को पूरा करने का बीड़ा उठाया है और उसी क्रम में राष्ट्रवीर महाराज सुहेल देव के भव्य स्मारक की आधारशिला इसी बहराइच की धरती पर रखी गई है और उसका काम तेजी से चल रहा है। सर, आज आप जनपद बहराइच पहुंचे हैं, निरीक्षण करने जो है चितौरा भी गए हैं, क्या निकल कर आया सामने? ये तो पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। देश के महापुरुषों का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है, हमारी संस्कृति है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मोदी जी के संकल्प को पूरा करने का बीड़ा उठाया है और उसी क्रम में राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के भव्य स्मारक की आधारशिला इसी बहराइच की धरती पर रखी गई। उसका काम तेजी से आगे चल रहा है। मैं गया निरीक्षण करने। आप देखिए कि एक तरफ कौन लोग हैं, एक तरफ गाजी के अनुयायी हैं, जिन्ना के अनुयायी हैं और एक तरफ सरदार पटेल के अनुयायी
राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के अनुयायी। जनता फैसला करने वाली है, चुनाव नजदीक है, जनता जनार्दन है और सब कुछ सामने है जनता के। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में एक निजी कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने संविधान दिवस को लेकर बड़ा बयान दे डाला। संविधान दिवस पर उन्होंने कहा कि सभी लोग संविधान के पथ पर चलें, सभी लोगों को न्याय मिले, सभी वर्ग के लोगों की उन्नति हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे यह लग रहा है कि संविधान के अनुसार यह देश अभी नहीं चल रहा है, इसी की वजह से हमारा देश पिछड़ता चला जा रहा है। हमारे देश में ना तो अभी तक गरीबी हटी है और भ्रष्टाचार बढ़ता ही चला जा रहा है, जिससे कि कहीं लग रहा है कि कहीं संविधान की अवहेलना हुई है। उन्होंने आगे कहा कि संविधान के अनुसार कोई नहीं चल रहा और संविधान के अनुसार न्याय भी नहीं मिल रहा है। शिवपाल यादव ने आगे कहा कि संविधान की कसम तो सबने खाई है, लेकिन जो मौजूदा सरकार भाजपा है उसने भगवान की भी कसम खाई है और संविधान की भी कसम खाई है, लेकिन संविधान के अनुसार कोई नहीं चल रहा है। देखिए, संविधान तो इसीलिए बना है कि संविधान के अनुसार चलकर सभी लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को न्याय मिले और सभी वर्ग के लोगों की उन्नति हो। तो देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि संविधान के अनुसार अभी तक देश नहीं चला है, तो इसकी वजह से हमारा देश भी पिछड़ता चला जा रहा है। और देखिए, जो गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, लगातार लोग बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक न तो गरीबी हटी, न बेरोजगारी हटी और भ्रष्टाचार बढ़ता ही चला जा रहा है। तो कहीं न कहीं संविधान की अवहेलना हुई है। नहीं, जिस तरीके से बीजेपी पर ये आरोप लगता है, आप ही लोगों की जैसी पार्टियां हैं जो बीजेपी के मुखालिफ पार्टियां हैं, वो कहती हैं कि संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, इससे कितना सहमत हैं आप? देखिए, संविधान के अनुसार नहीं चला है, संविधान के अनुसार न्याय नहीं मिल रहा है। संविधान की कसम तो खा लेते हैं, सब लोगों ने खाई है, कसमें पार्टियों ने, और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने तो विश्व की भी कसम खाई, गंगा की भी कसम खाई, संविधान की भी कसम खाई। हमीरपुर जिले में शहर के बीच जेल तालाब की खरपतवार में अचानक आग लग गई और आग की लपटें देख आसपास के घर के लोगों में हड़कंप मच गया। आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचने से एक बड़ा हादसा शहर के बीच होने से टल गया। सूचना आई थी कि जेल तालाब स्थित खरपतवार में आग लग गई थी, जो काफ़ी बड़ी स्तर पर फैल रही थी चारों तरफ। तो हम लोगों ने लगभग हमारी 3 गाड़ियाँ स्टेशन की लगा के चारों तरफ से उसको कवर कर दिया है और अभी सिचुएशन कंट्रोल में है, चारों तरफ से आग कंट्रोल होगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।